आइए आज हम जानते हैं बहुत ही वरिष्ठ, बहुत ही बुद्धिजीवी, वरिष्ठ समाजसेवी एडवोकेट श्याम आमले जी, जिन्होंने बहुजन मूवमेंट को शुरुआत करते स्वयं उन्होंने जबलपुर को देखा है और उसमें अपनी भी भूमिका उन्होंने जीवन का निभाया है। और आज लगभग उनकी 85 वर्ष की उम्र हो चुकी है। इसके बावजूद भी अपने हौसले को उसी तरह से बखूबी काम करते रहते हैं। तो आइए जानते हैं माननीय श्याम आमले साहब से कि आपने बहुजन मूवमेंट को जबलपुर में किस रूप में देखा और क्या किया आपने? मैं जब यहाँ पे सर्विस के लिए 1964 में आया, तार ऑफिस पे, टेलीग्राफ ऑफिस जिसको बोलते हैं, हाईकोर्ट के पास है, उस वक्त यहाँ बहुजन मूवमेंट थी नहीं। लोग बाबा साहब को तक नहीं जानते थे। सिर्फ जो अदर्स लोग जो है, सबके इसमें ये था कि ये जो किया है महात्मा गांधी ने किया है, बाबा साहब का इसमें कोई योगदान नहीं था। बाबा साहब के नाम से अपने ही एससी के लोग जो छोटा धंधा करते हैं, छोटा काम करते हैं, वो लोग तक बाबा साहब को नहीं जानते थे। उल्टा कभी कभी गाली भी दे देते थे। ऐसी परिस्थितियों में मेरा जबलपुर में आना, क्योंकि मैं पहले से ही बाबा साहब के मूवमेंट से, नागपुर से मैं जुड़ा था। 56 से बाबा साहब ने जब दीक्षा ली नागपुर में बौद्ध धर्म की, तब मैं वहाँ पे सप्ता सैनिक दल का सैनिक था। बाबा साहब के दीक्षा समारोह में मैंने बाबा साहब के हाथ से मैंने दीक्षा लिया हूँ और तब से सप्ता सैनिक दल, और वहाँ पे सप्ता सैनिक दल चलाए। यहाँ आए तो यहाँ पे वही इच्छा रख के यहाँ पे काम करना चालू कर दिया। यानी मेरा कार्य बाबा साहब के प्रति और बौद्ध धर्म के प्रति 1956 से ही नागपुर से चालू हो गया था। मैंने यहाँ पे सिर्फ जहाँ शून्य था, मैंने एक से बढ़ाने की कोशिश की और मुझे खुशी है कि आज वो कार्य मैं उन्नति के शिखर पे देख रहा हूँ। भले ही यहाँ पे कुछ एक दूसरे में बलमुटाव होगा, आपसे मतभेद हो गए, मगर मैंने एक मेरे मित्र थे योगराज बेस साहब, एक भास्कर बेस साहब थे, एक अजमोरे करके थे। इन लोगों ने पूरी अपनी रात दिन मेहनत करके ये आंदोलन को तैयार किया, दूसरे लोगों को जोड़ा, सभी जातियों को जोड़ा, एससी एसटी ओबीसी, इन लोगों को जोड़ा, पत्रिकाएं निकाल ली, पुस्तकें निकाल ली, पर्चे के मार्फत से उनको जागृत किया। और मैं समझता हूँ कि आज जो जबलपुर में हमारी संस्थाएं हैं, जबलपुर में अम्बेडकर जयंती होती है, बुद्ध जयंती होती है, सिर्फ एक ही विहार था, घामापुर में एक ही विहार था, जो हम लोगों ने उसका सेक्रेटरी भी रहा। पहले योगराज बेस साहब सेक्रेटरी थे, फिर मैं सेक्रेटरी था। हमारे सेक्रेटरी रहते हुए ही जो घामापुर का विहार है वो बना मेरे सेक्रेटरीशिप में, योगराज बेस साहब के सेक्रेटरीशिप में। हमने बढ़ाने में पूरे जबलपुर में हम योगदान के लिए इतवार का दिन, शनिवार का दिन घूमते थे और ये करते उसमें बहुत लोगों का सहयोग था। मेरा सहयोग था ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, हमने लोगों से सहयोग लिया, लोगों ने सहयोग दिया, तो पहला विहार हमने करिया पात्र विहार बनाया। जबलपुर का पहला विहार जिसको आपने पहाड़ी के रूप में देखा था, जी हाँ, उसको आज हमने पत्थर तोड़े, उसके भव्य विहार, हमने उसके पत्थर तोड़े हैं, बड़े बड़े पहाड़ समान पत्थर तोड़ तोड़ के हमने गड्ढे थे वहाँ पे, वो गड्ढे पुराए हैं। उसमें हमारे सेक्रेटरी योगराज बेस साहब के सेक्रेटरी। तो आज के लोगों क्या कहना चाहेंगे उस पर? आज के जो लोग काम कर रहे हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी नया बिहार बन चुका है, उसका स्वरूप नया दे दिया गया है।
जो जो नया नागार्जुन बुद्ध विहार का नया स्वरूप है नया विहार बना, 2022 में। बहुत सारे लोगों को उसमें कुछ ऑब्जेक्शन भी है। कैसा बना, कितना खर्चा हुआ है, किसने कितना दिया, किसका किसका दाम है कि नहीं है, हैं? जिसने कुछ मदद की उसका दाम दिया गया है कि नहीं दिया। जिन्होंने खैर, पहले जिन्होंने नींव खोदी, अभी तो तुमने उसको उसको नया बनाया, नींव तो हमने बनाई। उस नींव के जिन्होंने नींव रखी उनको, उनके नाम है कि नहीं उस पर, उनको गिरा गिरा कि वही नींव में दफना दिया गया है। यह बहुत ही गंभीर प्रश्न है, ये गंभीर प्रश्न है। जो बौद्ध समाज के लिए एक धब्बा ये- माना जा सकता है, ये क्योंकि थोड़ा नींव के पत्थर को कोई यदि याद न करे तो नींव मंजिल के का पत्थर को यदि कोई भूल जाएगा तो शायद उस मंजिल का कोई महत्व नहीं। तो ऊपर तो कितना भी शिखर चढ़ाओ, वो नींव का पत्थर यदि कमजोर हो गया तो शिखर पर दोबारा गिर जाएगा, कभी नहीं था। इसीलिए सभी आपकी लोगों ने निस्वार्थ भाव से, मतलब आपका कहना है कि उस नींव को बराबर भूलिए नहीं, उसको सामने रखिए, और जो किया वो अच्छा किया है, पर उससे अच्छा ये होगा कि उनको भी सामने ला और के। एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूँ, जितने समाज सेवी संगठन आगे आते हैं, जी, कोई भी नया संगठन चालू हो जाता है, आज ये संगठन चालू हुआ, अगले महीने में वो संगठन चालू हुआ, उनका उद्देश्य चंदा वसूल करना और इसका हिसाब ठीक से नहीं देना। यह मिशन को कमज़ोर करता है। मिशन को कमजोर करता क्या, जिसका उद्देश्य ही पैसा कमाना है। 10,000 रुपये वसूल हुए तो 1,000 बता रहा, 9,000 है का हिसाब ही नहीं देना, वो संघर्ष कभी चलेगी। एक बार बाबा साहब के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा था। बाबा साहब ने एक संगठन चलाया था, उसके लिए चंदा वसूल किया था। बाबा साहब के ऊपर आरोप ये लगाया था, दूसरे लोगों ने आरोप लगाया था कि बोले बाबा साहब इस पे 2,000 रुपये खा गए। 2,000 बाबा साहब ने एक एक पैसे का हिसाब अपनी पत्रिका में जो निकलता था, जो पत्रिका निकलती थी बाबा साहब की, हैं, वो पत्रिका में एक एक पैसे का हिसाब दिया और आखिरी में लिखा उन्होंने, समाज का पैसा जो अपने मेहनत से, अपने रक्त के बूंद से इकट्ठा करता है, अपने बच्चे के दवा दारू का पैसा, अपने को निजी आवश्यकताओं के काम आने वाला पैसा, उसमें से आपको चंदा देता है। वो पैसा जो खाएगा, मैं समझता हूँ अपने बच्चे का खून पी जाएगा। ऐसा बाबा साहब कहना था। मैंने यदि अब वहाँ से 1 रुपया भी खाया होगा तो मैं ये समझता हूँ मैंने मेरे बच्चे का खून पी लिया। ऐसे समाज के हर व्यक्ति ने, समाज का काम करने जाते हो, तुम्हारे पॉकेट के पैसे दो पैसे लगे तो लगने दो, मगर 5 पैसे मैं चंदे से लूँ। एक बार यदि आप बदनाम हो जाओगे तो दूसरा संगठन खड़ा हो नहीं सकता। लोग विश्वास नहीं करेंगे, पहले लोगों का विश्वास अर्जित करो और तब समाज में आप विश्वास अर्जित करोगे। तो आप 10 रुपये मांगने जाओगे, आपके ऊपर विश्वास है, दूसरा आदमी 100 रुपये देगा। यानी बाबा साहब कहना कि समाज और संगठन को चलाने वाले लोग ईमानदार होने चाहिए, ईमानदार होना और चाहिए। वही धम्म होगा, बाकी गैर धार्मिक लोग होंगे, क्योंकि इस प्रकार के कृत्य से समाज और संगठन को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो और बस एक बात, सबसे पहली बात, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें क्या करना चाहिए, अभी हमको ये करना चाहिए कि जितने स्कूल्स है, जितने कॉलेज है, सरस्वती विद्यालय हो गया है, ऐसे कॉलेज, छोटे छोटे बच्चे के लिए हमें स्कूल खोलना चाहिए। स्कूल छोटे बच्चे से, 7 साल के या 5 साल के बच्चे से हमें उन्हें धर्म की शिक्षा देना चाहिए। वो 7 साल से और 10 साल तक की शिक्षा, जो धर्म की शिक्षा होती है, वो शिक्षा उसको जीवन भर काम देती है। 20-25 साल में दोगे
तो वो कुछ सीखेगा, कुछ नहीं सीखे, कुछ करेगा, कुछ सीख। मगर ये जैसे तिब्बत पे होता है, जैसा बौद्ध धर्म के देश पे होता है, बच्चे छोटे से रहते हैं, छोटे पद से धर्म की दीक्षा दी जाती है और आखिरी जीवन तक उनके का वो कट्टर बौद्ध होता है। इसीलिए हमें बाल विहार, बौद्ध विहारों में मतलब शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। शिक्षा केंद्र होना चाहिए। स्कूल खोलो, बच्चों को पढ़ाओ। यदि वो मिडिल स्कूल तक या चौथी तक भी यदि वो एक बार सीख जाएगा, जीवन भर याद रहेगी। और उसका आचरण देख के, यदि हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि देखा वो बुद्धिस्ट जाना है, देखो एक शौक नहीं, कभी उनके मुँह से गाली नहीं सुनी, बिल्कुल सादा रहता है, कभी किससे बात नहीं। यानी लोग ये देखना चाहिए कि वो देखो वो है सही बुद्धिस्ट, वो जा रहा है। और ये सोच बात सामने दीक्षा लेने के बाद नागपुर और महाराष्ट्र पे आई थी। 10-15 साल तक जब हमारे लोग ने पूरी है दारू पीना, गाली देना, ये सब तो हिंदू लोग बोलते थे ये देखो इनका आदर्श रखो। तो इसी कड़ी में तो जबलपुर में हम लोगों ने जो अशोका बुद्ध विहार आप सबके सहयोग से निर्माण किया, उसका नाम लिखा अशोका बुद्ध विहार स्वावलंबन शिक्षा समिति। जी, विहार बनना, स्थान लगभग प्राय तैयार हो चुका, पर उस शिक्षा केंद्र को शुरुआत करने में हम लोग शायद कहीं न कहीं नाकाम हुए हैं अभी। आवश्यकता इस बात की है, जो आपने कहा कि शिक्षा केंद्र जब तक बुद्ध विहार नहीं, पहले शिक्षा होना चाहिए तो बच्चे के मन में गए। इस बात को गंभीरता से लेते हुए हम समाज के सामने आने वाले समय में हम सभी आपके सोच को लेके जाएंगे कि हमारा एक शिक्षा केंद्र जरूर होना चाहिए और बुद्ध विहार का ही परिसर हो शिक्षा केंद्र। तो ये थे एडवोकेट श्याम आमले साहब। मैं तथागत दर्शन चैनल के माध्यम से मैं इस बात को आप सबके सामने ले आऊँगा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अशोक। आज दिनांक 24 दिसंबर 2023 को इस बात को मैं उनके निवास पर श्वेत कमल पर आकर बात की। धन्यवाद। मैं उदय भद्र बौद्ध उदय भान सिंह कुशवाहा, संस्थापक अशोका बुद्ध विहार। धन्यवाद।